चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अनुराग गौतम फिर आज एक कक्षा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो कल की कक्षा मेरी, जैसा कि आप को बता रखा था मैंने, आज की कक्षा के बारे में एमएसपी पे हमारी अगली कक्षा होगी। तो आज की कक्षा का एक जो एजेंडा है वो एमएसपी है, जिससे मुझे लग रहा है सारे मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त वाकिफ हैं अच्छे तरीके से कि एमएसपी होता है क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बस यहाँ तक तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके गणना के कारक क्या होते हैं, इस गणना की एक पद्धति क्या होती है। एमएसपी अगर लेके आई गई तो एमएसपी मतलब उसका आधार क्या रखा गया, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी। दूसरी एक अगर सोच देखी जाए उस कंडीशन में, तो एमएसपी की गणना की कारक अलग है, पद्धति अलग है। चलिए बहुत अच्छी बात। एमएसपी के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती हैं, आपके सुझाव क्या हो सकते हैं, कुछ अन्य समितियां जो बनी उनके सुझाव क्या हो सकते हैं। तो इन सारे विश्लेषणों के साथ हम एमएसपी पर एक विस्तृत ठीक ठाक चर्चा करेंगे। तो मुझे जहां तक अंदाज है आज का पार्टीशन ठीक ठाक हम कवर करेंगे। उसके बाद अगली कक्षा में अगर थोड़ा बहुत बचता है तो हम फिर अगली कक्षा में करेंगे। इस प्रकार मुझे जहां तक अंदाज है 3 कक्षाओं में हम इस पाठ्यक्रम को संभालेंगे। तो पहली कंडीशन आती है एमएसपी। तो एमएसपी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसकी अगर हिंदी देखा जाए तो हिंदी को कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य या समर्थित मूल्य, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अब कंडीशन हो सकती है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो इसको दिया क्यों जा रहा है, क्या उद्देश्य रहा है। तो इसकी पहली कंडीशन होती है कि क्या उद्देश्य रहे हैं इसके, क्या उद्देश्य है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने दूसरी वाली। फिर दूसरी कंडीशन देखी जाए कि उद्देश्य है तो इसकी मान के चलिए ऐसे कितनी फसलें हैं जिनमें एमएसपी निश्चित किया जाता है। तो कितनी ऐसी फसलें, मतलब किन फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है, किन फसलों को एमएसपी में शामिल किया जाता है। चलिए शामिल कर लीजिए साहब। दूसरी कंडीशन, तीसरी पॉइंट आता है आपका कि एमएसपी अगर की जाती है मान के चलिए तो उसको करता कौन है। तो कोई एक आयोग टाइप की कोई संस्था या कोई भी कमेटी ऐसी काम कर रही होगी। तो उसके लिए हम एक पढ़ेंगे सीएसीपी, एक सीएसीपी, जिसको एक तरीके से आप हिंदी में कह सकते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मतलब कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसको हिंदी में कह सकते हैं आप कृषि मूल्य लागत आयोग। चलिए बहुत अच्छी बात। अब कंडीशन आती है अगर सीएसीपी अगर एमएसपी की गणना करती है। चलिए गणना, अगला पॉइंट है कि गणना। तो गणना में जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके एक तो कारक क्या हो सकते हैं, मतलब इसके लिए आवश्यक फैक्टर क्या हो सकते हैं, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि उसकी एक पद्धति तो होगी। पद्धति का मतलब किस मेथड, किस तरीके से वो ऐसा अनुमान लगाती है कि एमएसपी चने की दाल की इतनी रखी जाए और गेहूं का इतना रखा जाए, इसको इतना रखा जाए। तो ऐसा क्या एजेंडा काम करता है, ऐसे कौन से कारक काम करते हैं, और उसके बाद क्या ऐसी पद्धति काम कर रही है जिसमें वो किन किन तत्वों को जोड़ के एक पद्धति बनाई है। जैसे कोई पद्धति होगी तो इसमें मान के चलिए इसमें प्रत्येक चीज, जैसे मान के चलिए जो खर्चे होते हैं वो जोड़े गए उसके। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कृषि में कुछ अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं उनको जोड़ के फिर वो, इसका मतलब वो दूसरी पद्धति हो सकती है। एक पद्धति ऐसी भी हो सकती है जो उसका एक संवर्धित रूप हो सकती है। तो इस प्रकार से हम सारी पद्धतियां जितनी हैं, वैसे हालांकि 4 पद्धतियां एमएसपी में काम करती हैं, जिनको मैं इसको डिफाइन करूंगा, जैसे आप भी अभी भी देख सकते हैं। तो इस पहले का नाम है A2, दूसरी वाली पद्धति का नाम है, इसमें 4 पद्धतियां काम करेंगी आपकी। एक तो A2, एक A2 प्लस FL, एक C2 और एक तीसरी आएगी C3। तो पहली आपकी A2 होगी, दूसरी A2 प्लस FL होगी, तीसरी C2 और चौथी आपकी C3। ये 4 पद्धतियां आपकी काम करेंगी। अब बात आती है एमएसपी उद्देश्य क्या है, एमएसपी है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब न्यूनतम स्थिति में आपको ऐसा मूल्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाए किसान को या उसके उत्पादनकारी को,
जो उसमें उसकी एक जो उत्पादन लागत है प्लस उसका कुछ लाभ होना चाहिए, उसको कुछ फायदा होना चाहिए, उसको कुछ ऐसा अंश मिलना चाहिए जिससे वो अपनी श्रम या बाकी कुछ खर्चे हुए हैं उनसे अपना निकाल सके। चलिए, तो इस प्रकार अगर इसकी परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो एमएसपी वह मूल्य है जो सरकार के द्वारा एफसीआई के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। मतलब किसान एफसीआई के माध्यम से किसानों के उत्पादित जो मद्य होते हैं या उत्पादित जो खाद्यान्न होता है, खाद्यान्न प्लस गैर खाद्यान्न दोनों चीजें आती हैं, इसमें खाद्यान्न नहीं कह सकते आप। तो खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न दोनों फसलों को खरीद कर उनको एक न्यूनतम रेट पे एक प्राइस उपलब्ध कराती है, उसे एमएसपी कहते हैं। चलिए, आपने कहा कि सरकार इसको उपलब्ध एफसीआई के माध्यम से कराती है, एफसीआई आपके अनाज को खरीदती है, उसके बदले में आपको सरकार के द्वारा एक एमएसपी रेट के आधार पर आपको पैसा मिलता है। कैसा मतलब तरीका है इसका? तो इसका तरीका ऐसा माना जाता है कि उद्देश्य में ही इसके 2 बार वर्ष में 2 बार, एक तो खरीफ के लिए और एक रबी की फसल के लिए, ये 2 बार एक वर्ष में तय की जाती है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा क्या मतलब, एक कमेटी, एक संस्था होगी, कोई आयोग होगा, वो इसको तय कर रहा होगा, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। तो 2 बार इसको तय कर दिया जाता है। अगली कंडीशन इसकी देखी जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य में, जैसा कि मैंने आपको गैर खाद्य एवं गैर खाद्य दोनों चीजें इस्तेमाल मतलब शामिल की जा रही हैं। अगली एक और चीज होती है कि एमएसपी के उद्देश्य के रूप में देखा जाए तो इसे बीमित मूल्य यानी कि न्यूनतम आय के फंदे से बाहर करने वाले की मंशा से, मतलब एक किसान होता है, किसान की कंडीशन होती है कि किसान अगर अपने माल को बेचना चाह रहा है तो उसके लिए एक न्यूनतम आय, मतलब एक छोटी सी एक न्यूनतम जिसमें उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उस आय का एक फंदा माना जाता है कि उसको अगर 50 रुपए पर केजी के या 5 रुपए पर केजी के मान के चलिए उसकी उत्पादन लागत आई है, अगर 5 रुपए में ही बेच दे तो ये फंदा की तरह एक काम कर रहा है कि उसको 5 रुपए में ही उसको उत्पादन हुआ और 5 रुपए में उसने बेचा, तो उस बेचारे को कुछ मिला नहीं। इस कंडीशन में से न्यून आय का फंदा कहते हैं। न्यून आय के फंदे से निकालने के लिए सरकार की ऐसी मंशा रही कि इसमें एमएसपी जैसी चीज को किया जाए, और एमएसपी जो होती है वो एक न्यूनतम रेट या उत्पादन लागत जो होती है उसके एक रेशियो में काम कर रही होती है कि उससे 1.5 गुनी कीमत दे रही है आपको या 2 गुनी दे रही है। कौन सी समिति ऐसी रही जिसने किस गुने या मतलब कितने प्रतिशत ज्यादा उत्पादन लागत से देने का एक अनुशंसा या संतुष्टि पेश करी है। अब बात आती है इसको बीमित मूल्य क्यों कहा रहा है, तो ये न्यूनतम आय जैसी एक न्यूनतम आय का जो फंदा होता है उससे निकालने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। दूसरी कंडीशन आती है कि एमएसपी में किसान बाजार में उत्पादों एवं उनकी गिरती कीमतों से एक सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस कारण से उसे बीमित मूल्य कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। बीमित मूल्य इंश्योर्ड प्राइस जोखिम से सुरक्षा दिलाता है, इस कारण से इसे इंश्योर्ड, इंग्लिश में इंश्योर मतलब एक सुरक्षा ही होती है, मतलब सुरक्षा दी किससे जा रही है तो उसे हम एक तरीके से जोखिम से सुरक्षा के रूप में देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब बात आती है कि वर्तमान में सरकार, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, चलिए इतना पहला पॉइंट हो गया आपका। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने जैसे लिखा है किन फसलों को इसमें प्रयोग किया जाता है या किन फसलों को इसमें शामिल किया जाता है। शामिल के तौर पे देखा जाए तो सरकार इसमें 22+1, मैं 23 नहीं कह रहा हूं, मैं 22+1 कह रहा हूं। 22+1 फसलें ऐसी हैं जिन्हें सरकार एमएसपी जैसी एक रेट उपलब्ध कराती है। 22 फसलें प्लस 1 क्यों नहीं कहा सर, आप 23 कह सकते हैं इस चीज को। तो 22 खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न फसलें हैं। हालांकि एक जो गन्ना है उसके लिए एमएसपी न देके एफआरपी, जिसको मैं फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस कहूंगा, उसके गन्ने के लिए एफआरपी नियुक्त किया जाता है, इसलिए वो एमएसपी की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए 22+1 देती वो भी सरकार है। हालांकि उसका एक तरीका अलग है कि वो सरकार डायरेक्ट रूप में न देके जो चीनी मिल के मालिक के हैं उनके थ्रू दिलाया जाता है, इस कारण से उसका एक तरीका, उसकी एक प्रोसेस अलग है। हालांकि दिया तो सरकार की तरफ से जा रहा है, एमएसपी जैसी एक प्रकृति का है, तो इस कारण से हम 22+1 फसलों के रूप में इसको देखते हैं। 22 फसलें कौन सी हो सकती हैं सर, ऐसा भी तो 22 मतलब कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो यूज की गई है, उसमें प्रयोग की गई हैं, शामिल की गई हैं। चलिए, कैसे लिखूं मैं, ऐसे लिख दूं, यहां तक आ रहा हूं। चलिए, तो पहला सर इसमें 7 फसलें जो हैं खाद्यान्न है, खाद्यान्न की फसलें हैं साहब 7, जिसमें देखा जाए तो पहला गेहूं, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़ी भर भर के ट्रॉली आप
जब कटाई होती है तो उस टाइम लेके जाते हैं। दूसरी धान, इसमें भी आपको एमएसपी मिल रहा है 1, 2। तीसरे नंबर पे आपकी मान के चलिए मक्का। चौथे नंबर पे आप मान लीजिए ज्वार। पांचवें नंबर पे मान लीजिए बाजरा। छठवें नंबर पे मान लीजिए एक फसल है रागी। चलिए सातवें नंबर पे आप जौ। कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे करिए। आपका याद करने का एक तरीका क्या है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो गेहूं है, धान है, मक्का है, जौ है, ज्वार है, रागी है और बाजरा है। 7 फसलें जो है खाद्यान्न की है। अच्छा, खाद्यान्न की आपने 7 बता दी, तो दलहन कितनी है, मतलब दाल वाली कंडीशन की फसलें कितनी है? तो इसकी संख्या सर 5 है। चलिए 5 कौन कौन सी हैं उनको लिख देता हूँ। मुझ पर शिकायत आई है कि आप लिखते कम है और बोलते बहुत ज्यादा है, तो मैं सर लिख रहा हूँ आज इस कंडीशन में। तो पहली है सर उड़द, मूंग। तीसरी 1, 2 और 3। तीसरी है मसूर। चौथी कंडीशन पे आती है चना और 5वीं कंडीशन पे आती है सर तुअर। तुअर को सर आप अरहर कहते हैं वैसे बोलचाल की भाषा में, मगर यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है कि जब कोई परीक्षा में आप अगर बैठते हैं किसी अच्छी परीक्षा में, तो आपको अरहर न देख के तुअर देखने को मिलेगा। तो अरहर को आप तुअर, ये दोनों का एक मतलब जो है नामकरण, वो आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यहाँ आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 7 ये बताइए मैंने आपको, 7 और 5 12। चलिए तिलहन भी हो, हाँ तिलहन फसलें ये कितनी है साहब? 7, 5 12, 12 और 7 19, ये 7 हैं सर। ठीक है, इनको भी लिख देता हूं सर मैं। चलिए ऐसे कर देता हूं, शायद आपको स्पष्टता दिखाई दे। पहले तो आप सरसों का ही तेल देखते हैं। चलिए आपने सरसों का तेल देख लिया। दूसरे पे आप तिल का तेल देख रहे होंगे, खाने में यूज होता है। तीसरा सोयाबीन है, रिफाइंड फॉर्च्यून। चलिए तीसरी फसल होगी आपकी। चौथी फसल की बात की जाए तो कुसुम। 5वीं फसल की बात की जाए तो एक नाइजर सीड। नाइजर सीड 1, 2, 3, 4, 5 कितनी फसलें हो गई है? 7, 5 12, 12 और 7 19, 19 3 22 सरसों। 1, 2, 3, 4, 5 हुए, 6 सोयाबीन, सूरजमुखी सर। सूरजमुखी और 7वीं फसल आपकी होनी चाहिए, एक कौन सी रहेगी सर? सरसों हो गई, तिल हो गई, सोयाबीन हो गई, एक रहेगी आपकी मूंगफली। मूंगफली। तो इस प्रकार से 7 फसलें आपकी जो है वो तेल वाली इसमें शामिल की गई है। तो 7 और 5 12 और 7 19, 19 फसलें हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको 22 फसलें इसमें दी जाती हैं, 3 और फसलें हैं। तो इनको तो आप खाते पीते हैं, तो ये तो खाद्यान्न में आ गई। एक होती है गैर खाद्यान्न। गैर खाद्यान्न की कंडीशन है, इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब आती है गैर खाद्यान्न की बात। तो गैर खाद्यान्न में हालांकि 3 ही फसलें ऐसी हैं जो गैर खाद्यान्न में इसके एमएसपी के अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो उस कंडीशन में पहली फसल है गैर खाद्यान्न होती है, गैर खाद्यान्न की 3 फसलें हैं। पहली फसल का नाम है सर कोपरा। इसको आप कोपरा, चलिए मैं सही से लिखूं नहीं तो आपको कोपरा। इसको आप कच्चा नारियल एक कह सकते हैं, एक तरीके से कच्चा नारियल या जूट वाला नारियल। जूट वाला नारियल। दूसरी सर आपकी कपास और तीसरी फसल आती है इसमें कच्चा पटसन। कच्चा पटसन। तो 1, 2, 3 ये 3 फसलें जो हैं आपकी गैर खाद्यान्न की हो गई। 7 फसलें खाद्यान्न की हो गई, 5 फसलें आपकी दलहन की हो गई, 7 फसलें आपकी तिलहन की हो गई और 3 फसलें जो हैं गैर खाद्यान्न की हो गई। इस प्रकार से आपकी 22 पूरी टोटल फसलें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। एक फसल जो आती है गैर खाद्यान्न वाली, उसकी चर्चा और कर लेता हूं मैं। उस चर्चा की अगर बात की जाए तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस पर एफआरपी जैसी एक रेट की जाती है। इसमें भी एमएसपी मिलता था पहले,
पर उस एमएसपी का जो डिटेल था उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं था, उसका नाम हुआ करता था एमएसपी और एफआरपी। एफआरपी अब मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा कर देता हूं आपसे कि जो एमएसपी थी उसका नाम था मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस, STITUATORY, STITUTORY। स्टैट्यूटरी प्राइस का मतलब है वैधानिक मूल्य था वो। तो न्यूनतम वैधानिक मूल्य जो था वो गन्ने के उसमें यूज किया जाता था। ये कब लगाया गया, सरकार ने कब देना स्टार्ट किया, तो उसकी एक सन रही, उसका है सन 1999। सन 1999 से गन्ने के क्षेत्र में सरकार जो है वो एमएसपी देना एक स्टार्ट करती है, और एमएसपी देने के बाद सन 2006 उसके आने के बाद उस एमएसपी का नाम बदल के एफआरपी कर दिया जाता है। तो इसका सन रही 2006। चलिए इस अब बात करते हैं इस पर। 23 फसलों के अलावा एक मतलब 23 फसलों में एक फसल जो गन्ना शामिल थी उसमें एफआरपी, जिसका अगर इसका देखा जाए तो फुल फॉर्म है, जैसा कि इसको तो मैंने बताया न्यूनतम वैधानिक मूल्य। वैधानिक मूल्य हो गया सर, इसका मैंने आपको बताया उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो ये जो फंडा है उचित एवं लाभकारी मूल्य और न्यूनतम वैधानिक मूल्य, तो न्यूनतम वैधानिक मूल्य जो दिया जा रहा था वो सन 1999 से सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। उसके बाद एफआरपी, जिसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, रिम्यूनरेटिव रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो आपको 2006 से देना प्रारंभ किया। ये सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में न देने की बजाय ये चीनी के मिल मालिकों के द्वारा थ्रू दिया जाता है। तो इस कारण से इससे सरकार के 22 फसलों के अलावा देखा जाता है। बात आती है अगली कंडीशन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या लिखा है, हाँ CACP। CACP क्या है ऐसी चीज, मैंने आपको जैसे पहले ही बता रखा है कि कोई ना कोई ऐसी चीज संस्था है, कोई ना कोई ऐसी एक आयोग काम कर रहा होगा जो इस काम को कर रहा होगा। तो इसकी एक पृष्ठभूमि की अगर थोड़ी सी बात की जाए, मतलब ऐसा सोचा क्यों, एमएसपी आई क्यों, और क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण एमएसपी ऐसी एक चीज लाई गई, और CACP जिसको कृषि एवं मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसको कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस बोला जाता है, उसको क्यों लागू किया गया, क्या कारण ऐसा रहा। तो सन 1947 के बाद जब भारत की स्थितियां ऐसी रहीं, और भारत की स्थितियों की बात की जाए तो आप तो उससे वाकिफ हैं कि बड़े हाहाकार और दयनीय स्थिति खाद्यान्न के मामले में थी। उसकी कंडीशन के बाद एक इनके क्रियान्वयन के लिए, इसको एक सुचारू रूप से, एक सुव्यवस्थित रूप से देने के लिए सन 1950 में एक आयोग काम करता है, और उस आयोग का नाम एक योजना आयोग के नाम से आप लोग जानते हैं। उस योजना आयोग का काम था कि 5 वर्ष की एक एजेंडे, जो एक उद्देश्य रखे गए हैं उन पर एक व्यवस्थित रूप से काम करना, और अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी विशेष क्षेत्र को दर्जा ज्यादा दिया गया हो, विशेष क्षेत्र को महत्व ज्यादा दिया गया हो, तो उस तरीके से आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। चलिए पहली पंचवर्षीय योजना, जैसे कि आप जानते हैं सन 1951 में 51 से 56 थी, मतलब कुल मिला के ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी भी आप जानते हैं सर 56 से लेके 61, तीसरी 61 से लेके 66 तक। चलिए बहुत अच्छी बात। यहाँ आके कंडीशन ऐसा हुआ कि रिकवर करने के लिए कोशिशें की जा रही थी। 66 के बाद की कंडीशन आपको जैसा पता होगा कि 3 पंचवर्षीय या मतलब 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो उसका कारण क्या रहा, इस 56 से 61 तो निकल द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद जब 61 से 66 चल रही थी तो 62 में, सन 1962 में ही भारत का चीन के साथ युद्ध होता है, और सन 1965 में ये चीन के साथ होता है और ये पाकिस्तान के साथ होता है। चलिए जब 2 युद्ध जबरदस्त भारत सरकार लड़ रही है तो इसका मतलब कुछ क्षति जरूर हुई होगी सर, और कुछ आर्थिक संसाधनों की भी क्षति हुई होगी। तो आर्थिक रूप से कुछ क्षति को पूर्ण करने के लिए ऐसा माना गया कि हम लोग इतने सक्षम नहीं है, इतने व्यवस्थित रूप नहीं। इधर कंडीशन देखी गई हरित क्रांति की। सन 1966 में 62, 65 और 66, ये 66 तक ही जा रही है। 66 की कंडीशन आई, 66 में सन 1966 में पक्का है, अकाल पड़ा बड़ा बेहतरीन तरीके से।
तो ये भीषण अकाल की वजह से सरकार का ये मंशा पेश हुई कि क्या चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाए या इसमें एक ब्रेक दे लिया जाए। तो उस ब्रेक के रूप में देखने के लिए संस्तुति बनी और ब्रेक के रूप में 1 वर्षीय छोटी छोटी एक लक्ष्य रखे गए और उनको पूर्ण करने के लिए मान के चलिए 5 वर्ष में उस लक्ष्य को पूर्ण करना है, आपको 1 वर्ष में पूर्ण करना है, तो उस 1 वर्ष के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करेंगे आप, जाहिर सी बात है। तो 1 वर्षीय कुछ योजनाएं यहाँ देखने को आपको मिली। कंडीशन आती है नॉर्मल बोरलाग, जिसको आप जानते हैं, उन्होंने हरित क्रांति जैसी एक चीज लेके आए। अमेरिकी ये एक एग्रो साइंटिस्ट कह लीजिए या मतलब एक तरीके से कृषि अनुसंधान करता कह लीजिए आप इनको, एक तरीके से हिंदी में, जहां तक मैं हिंदी कर पाता हूँ वो ऐसी होती है। तो उस कंडीशन में वो अमेरिका के रहने वाले थे, तो उन्होंने एक बात सोची कि यार ऐसा कुछ किया जाए। बोला फसल कहाँ के मतलब थोड़ी सी कम उत्पादन कर पा रही है, तो बोला एक तो जल, एक बीज उसके जबरदस्त नहीं हो पा रहे हैं, और एक उर्वरक। तो उसने कहा वाह, तीनों पे काम किया जाए। उन्होंने तीनों पे काम किया और संकर बीज और कम पानी वाली फसलें और एकदम न्यू वैरायटी की फसलें आई, और वो न्यू वैरायटी की फसलों ने उत्पादन इतना जबरदस्त तरीके से किया कि उसको बेचने के लिए किसान तो बड़ा खुश हुआ। किसान ने कहा कि अरे जहाँ एक भूखंड में, मान के चलिए कोई भी भूखंड हो सकता है, 1 एकड़ मान सकते हैं, 1 बीघा मान सकते हैं, एक प्लॉट मान सकते हैं, उस प्लॉट में मान के चलिए 10 कुंटल का अगर आपको उत्पादन कभी होता था, आज वो उत्पादन जाके अगर 20 कुंटल या 12 कुंटल या 25 कुंटल या 15 कुंटल, मतलब कुछ मार्जिन के साथ, कुछ बढ़ोतरी के साथ अगर आपको उत्पादन मिलता है, तो जायज सी बात है कि आप उसमें खुश हो रहे होंगे। उस खुशी के पीछे की कंडीशन ये रही कि जब सरकार, किसान उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं ऐसे उसको, थ्रेसिंग करने के बाद जब उस खाद्यान्न को लेके गया, तो सरकार के पास ऐसी कोई भी पद्धति, कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जिसके माध्यम से वो कोशिश करे कि इस सारे अनाज को MSP ऐसी चीज पे खरीद लिया जाए, क्योंकि उस टाइम तो MSP थी नहीं। तो सरकार ने ऐसा सोचा कि अधिक उत्पादन हो गया, ये हाहाकार मचा रहे हैं, इसको लेने वाला नहीं है। अब लेने वाला नहीं है तो अब कंडीशन है कि आपके पास 10 रुपए थे, मान के चलिए 10 किलो अनाज था, तो मान के चलिए आप भूखे रह रहे थे और आपके पास 100 किलो अनाज हो गया और 4 लोग जो है आपके बेघर हो गए। तो उस कंडीशन में आपको जाहिर सी बात है दुख होगा कि मान के चलिए जब अन्न था तो खाने वाले नहीं थे, और खाने वाले हैं तो अन्न नहीं है। तो उस कंडीशन में देखा गया कि सरकार की ऐसी मंशा पेश हुई, जिसमें एक उन्होंने कमेटी शामिल मतलब गठित की, उसका नाम था लक्ष्मीकांत झा समिति। इस कंडीशन में आगे लिख देता हूँ 66 का अकाल बीज लिख देता हूँ, चलिए आप इसको भी ध्यान रहे आपको थोड़ा सा। उसके बाद हरित क्रांति को भी लिख देता हूँ, हरित क्रांति होगी साहब आपकी उत्पादन में वृद्धि भी लिख देता हूँ, उत्पादन में वृद्धि। वृद्धि के बाद की कंडीशन ये रही कि सन 1965 में एक समिति लक्ष्मीकांत झा, एक लक्ष्मीकांत झा समिति गठित की सरकार ने। तो उसको काम क्या दिया गया, बोला भाई ये उत्पादन जितना भी बड़ा है, ये संकर बीज आ गए, अलग वेराइटी जो इतना उत्पादन कर रही है, उसको ऐसी चीज दीजिए कि किसान को ऐसा न लगे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। तो बोला ऐसा कर देते सर, कोई एक आयोग बना दीजिए, जिसको पहली बार इस समिति की सिफारिश पर सन 1965 में ही एक कृषि मूल्य आयोग नाम से एक कमीशन बना, जिसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। चलिए ये कृषि मूल्य आयोग बना दिया। इसका काम क्या था, वही काम था जो MSP कर रही है। तो सन 1965 में लक्ष्मीकांत समिति की सिफारिश पर, जिसकी सिफारिश कृषि मूल्य आयोग के गठन के लिए की गई, और बाद में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर सन 1985 में 85 में इसका नाम बदलकर CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। चलिए इसको भी लिख देता हूं, मैं ऊपर ले जाऊं। चलिए सन 1965 में, 65 के बाद सन 1985 में आप इसका नाम बदलकर सर क्या रख रहे हैं, CACP। फुल फॉर्म लिख दो इसकी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। मैंने यहां से देखा है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, C आती है तो कॉस्ट और P आती है तो प्राइस, मतलब एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को आप CP से यहां से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं।
तो अब कंडीशन आई कि सीएससीपी की सन 1985 में नामांतरण कर दिया गया। इसी का कृषि मूल्य आयोग जो लक्ष्मीकांत समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। अब क्या काम हुआ कि जो ये कमेटी या कोई भी आयोग बना, मान के चलिए सीएससीपी कमीशन बना, उस कमीशन का काम क्या रहा होगा, कैसे काम कर रहा होगा। तो इसके दो काम दिए गए सर। एक तो ये गणना करेगा, मतलब कौन सी फसल के लिए कितना इसका एमएसपी रखा जाए, कितना इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाए, क्या इस फसल की किसान के द्वारा उत्पादन लागत हुई होगी, और उस जो उत्पादन लागत हुई होगी तो उसमें मान के चलिए प्रत्यक्ष लागत कितनी रही होगी, अप्रत्यक्ष लागत कितनी रही होगी, किस मेथड को इसमें यूज करना है, मतलब किस पद्धति को। यहाँ आप देख पा रहे हैं पद्धति वाला सिस्टम 4 मैंने आपको बताई थी, A2 और A2+FL और C2 एंड C3। ये 4 पद्धतियों में से सरकार ऐसी कौन सी पद्धति इस्तेमाल करनी है, ये चीज इसको देखनी है कि हम कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करें। तो पहले तो गणना करनी है, गणना के बाद एमएसपी की संस्तुति, इसको रिकमेंडेशन कहते हैं। तो इसकी पहला कंडीशन आपका है गणना करना। चलिए साफ लिख देता हूं सर, पहला गणना करना और दूसरा काम इसका था रिकमेंड करना, RECO, रिकमेंड करना। चलिए दो काम जो है सीएससीपी के ऊपर रखे गए कि केवल इसका मतलब ये है कि अगर ये गणना कर रही है और संस्तुति कर रही है, मतलब रिकमेंड कर रही है, रिकमेंड करने का मतलब किसी अलग संस्था को भेज रही है, और अलग संस्था को भेज रही है तो इसका मतलब एक और संस्था काम कर रही है इसमें, वो इसको एमएसपी को निश्चित कर रही होगी। तो सब ये देती किसको, सीएससीपी, फिर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो गणना की किसी फसल के लिए और उसका एक रिकमेंड किया, वो रिकमेंड किसके पास जा रहा है, तो उसके लिए सर CCEA, ये समिति ले जाके देगी CCEA को। इसकी फुल फॉर्म क्या है सर, हिंदी में लिखूं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका काम क्या है सर, इसका CCEA, इसका मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो आर्थिक मामलों की मंत्री स्तरीय समिति कह सकते हैं आप। ये क्या करती है, ये तय करती है कि एमएसपी की क्या रेट रखी जाएंगी और क्या ये सीएससीपी ने जो हमें रिकमेंड भेजी है क्या वो सही है या गलत है, या उसमें कुछ फेरबदल करना है। इसके बाद सीसीए इसका एक लास्ट फाइनलाइज करके उसकी एक एमएसपी जैसी मूल्य को आपको देती है। चलिए चौथी कंडीशन, यहाँ तीसरी कंडीशन तक आप समझ चुके हैं, 22 फसलें। उसके बाद ये कंडीशन आ रही है कि सन 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति बनती है। उसके बाद सरकार के ये प्रयास सन 1985 में उसका नामांतरण करके सीएससीपी किया जाता है, और सीएससीपी का काम होता है किसी फसल के लिए उसके उत्पादन लागत और उसके मूल्य की गणना करना, और उस गणना को अपनी जो रिपोर्ट बनी, एक आख्या बनी, उसको एक रिकमेंड करना। वो रिकमेंड पहुंचती है CCAA, जिसको आप कह सकते हैं आर्थिक मामलों की कैबिनेट, मतलब एक तरीके से मंत्री स्तरीय कमेटी, उसके पास भेजते हैं और वो आपको फिर एक एमएसपी जैसी रेट कराती है। वो किस पे करेगी, ये वाली चीज आएंगी ना, एक कारक क्या यूज करेगी और पद्धति कौन सी यूज करेगी। यहाँ आ जाते हैं सर, इसको मिटा दो एक बार। चलिए सर, आप CCA, CACP और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस और FRP जैसी चीजों से वाकिफ हो गए, CSCP से वाकिफ हो चुके हैं आप, तो इसको भी मिटा दिया जाए। चलिए अब बात आती है सर MSP की गणना। MSP की गणना अगर की जाए, इसको भी मिटा देता हूं सर। MSP की अगर गणना की जाए तो गणना में कारक और दूसरा पद्धति मैंने आपको 4 गिना, 1 2 3 4 पद्धति काम करेंगे। कारक कितने काम करेंगे, कारक भी है सर, कम से कम 5 तो कारक होंगे। चलिए 5 कारकों में पहला कारक अगर देखा जाए तो पहला कारक है इसका मांग एवं आपूर्ति। पहला कारक है मांग व आपूर्ति। इन दोनों से आप वाकिफ हैं कि मांग और आपूर्ति के क्या संबंध होते हैं।
मांग अगर ज्यादा है, आपूर्ति उसकी कम है, तो रेट कीमतें क्या विचलन करेंगी। अगर मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है तो उसकी विचलन क्या रहेगी। दूसरी कंडीशन है किसान एवं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उत्पादन मूल्य या बाजार मूल्य कह लीजिए इसको, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य। इसका मतलब है कि आपकी किसी वस्तु, किसी उत्पादित वस्तु का किसान के द्वारा की गई है, अगर किसी को मैन्युफैक्चर किया गया है, उस वस्तु का आपका घरेलू जो बाजार है उसमें कीमत क्या है। अगर वो बाजार आयातित की गई है मान के चलिए, या आप उसको भेजना चाह रहे हैं, उस पर एक करारोपण भी होगा मान के चलिए। कुछ ऐसा कंडीशन होती है कि या तो दो तरीके से आप शुल्ककारी प्रतिबंध लगाते हैं, और दूसरी कंडीशन है आप प्रशुल्क बाधा और गैर प्रशुल्क बाधा। उसके बाद भी एक कंडीशन होती है जिसको मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी एक कंडीशन आती है कि मान चलिए आप कोई कर नहीं होगा और आप लेके आइए हमारे यहाँ, हमारे बेचिए। तो उस कंडीशन में किसी अगर गेहूं है या कोई बाजरा है या चना है, तो उसका घरेलू मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, इन दोनों को फोकस किया जाता है। तीसरी, किसान का उत्पादन लागत क्या है। तीसरी है किसान की उत्पादन लागत क्या है। किसान की उत्पादन लागत, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि किसान की जो उत्पादित करने में जो एक लागत लगी है, जिसको दो प्रकार से भी देखा जाता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, इन दोनों को भी कारक के रूप में देखा जा रहा है। चौथी है उपभोक्ता पर कीमत का एक प्रभाव। तो इस कंडीशन में चौथा आपका कारक हो गया साहब कि उपभोक्ता पर कीमत का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपए की वस्तु अगर 15 में बेचने लग गई तो एकदम हलचल होगी। उपभोक्ता पर कीमत का प्रभाव क्या है, कीमत का प्रभाव क्या है, ये चौथा कारण हो गया। अब पांचवा एक और कारक, 5 बता रखे सर मैंने आपको, तो पांचवा कारक क्या हो सकता है। तो पांचवा कारक जो है अंतः फसली संबंध माना जाता है। अंतः फसली संबंध, ये तो अजीब ही चीज है सर, इन तीनों को तो जानते हैं। मांग अगर किसी की बढ़ती है तो पूर्ति अगर उसकी कम है तो मान के चलिए रेट ऊपर हो जाएंगे। मांग अगर कम है और पूर्ति अगर उसकी ज्यादा हो रही है तो मिश्रित कीमतें नीचे चली जाएंगी। मांग उतनी हो रही है जितनी पूर्ति है, इसका मतलब कीमतें बाजार में स्थिर रहेंगी। तीसरी कंडीशन है कि अगर हमारी वस्तुएं मान के लिए 12 रुपए किलो है, अगर अमेरिका हमको 10 रुपए किलो गेहूं दे रहा है, तो इसका मतलब हम 2 रुपए किलो की उस पर कर अधिरोपित कर, उसको टैक्सेस इंक्लूडेड कर, उसको अपने घरेलू वस्तु या घरेलू उत्पादित जो वस्तु है उसके एक अपनी वस्तु के संरक्षण में मान लीजिए, चाहे दोनों को एक बराबर की कंडीशन में लाने के लिए उस पर कुछ अधिरोपित कर लगा के, उन दोनों से आप वाकिफ हैं कि घरेलू प्राइस क्या होता है और एक अंतरराष्ट्रीय प्राइस क्या होता है, इन दोनों से चलिए। किसान की उत्पादन लागत, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों हो सकते हैं। उसमें कौन सी चीज नगद के रूप में आपने खर्च की है और कौन सी चीज ऐसी है जो एक प्रच्छन्नता के मतलब उसमें छिपी हुई है और आप उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस चीज की उत्पादन लागत होगी। मान के चलिए कि हम सारा पैसा अगर जोड़ें कि 1 एकड़ में मान के चलिए 1 कुंटल की लागत में हमारे किसान को कितना रुपए खर्च करना पड़ता है, इसी आधार पर एमएसपी दिया जाता है। आप कभी आप एमएसपी का अगर अखबार वगैरह में जैसे कि एडिटोरियल आते हैं उसको अगर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है कि उत्पादन लागत गेहूं की इतनी थी 1600 रुपए कुंटल, जिसको 1.5 गुना, इस समिति की सिफारिश पर ऐसा प्रावधान था कि 1.5 गुना अगर हम आपको दे रहे हैं तो 1600 का 1.5 गुना एज 2400 रुपए इस बार की गेहूं की एक एमएसपी रखी जाएगी। तो उस आधार पर उत्पादन लागत से आप वाकिफ हैं। उपभोक्ता पर कीमत का प्रभाव, तो ये जायज सी बात है कि जहां आप 100 रुपए में 10 किलो गेहूं ला रहे थे, अगर वो कंडीशन अगर 12 रुपए 18 रुपए किलो हो रही है तो 4 किलो लाना पड़ेगा, 3 किलो लाना पड़ेगा, मतलब आपको कम लाना पड़ेगा। तो कहने की कंडीशन है, इससे भी आप वाकिफ हैं। एक कंडीशन वो शब्द आ रहा है कि अंतर फसली संबंध, इससे थोड़ा सा आप किताबों में या और कहीं डिटेल से दे रखा है मगर आप न वाकिफ हो, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसके लिए मिटा दूं इसको, चलिए मिटा देता हूं। अंतर फसली संबंध क्या होता है। तो अंतर फसली संबंध का सर यहाँ पे एक अर्थ लिया जाता है जिसमें मान के चलिए एक किसान है, समझा रहा हूँ इसे आपको। एक किसान है, किसान किसी चीज का उत्पादन करता है, चलिए उत्पादन कर रहा है। ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक, पहले मान के चलिए गेहूं का उत्पादन करता था, गेहूं का जबरदस्त उत्पादन हो रहा था और जबरदस्त सारे किसान जो है गेहूं उत्पाद करते थे। गेहूं का उत्पाद करने के बाद उन्होंने सोचा कि यार दाल की कीमत जो है वो बहुत हाई जा रही है,
ये गेहूं में क्या रखा है, गेहूं तो 20 रुपए किलो चल रहा है और दाल जो है 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो जा रही है। तो और आजकल तो आप सीड्स भी वैरायटी की अलग अलग ले सकते हैं, ज्यादा उत्पादन की वैरायटी के भी ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखा कि यार गेहूं छोड़ो, दाल करते हैं। तो अगर गेहूं उसने मान के चलिए किसान ने उत्पादन करना कम कर दिया, दाल उसने ज्यादा कर दी। अब कंडीशन आई कि गेहूं अगर मान के चलिए कम किया और दाल उत्पादन करना कम चालू कर दिया, तो दाल जब उत्पादन करना चालू करेगा तो इसकी कीमत में तो मान के चलिए कमी आएगी, क्योंकि आप दाल उत्पादन करने लग गए। जहां आपके यहाँ पूर्ति इतनी थी 10 कुंटल की, अब आप 25 कुंटल की पूर्ति करने लगे, तो जायज सी बात है कीमतें आपकी कम आएंगी। और गेहूं का उत्पादन आपके यहाँ मान के चलिए 50 कुंटल का अगर होता था, और उस एक छोटी क्वांटिटी में बात कर रहा हूं मैं आपसे, उसको आप 500 टन, 500 मिलियन टन, बिलियन टन में भी लेके बात कर सकते हैं। तो गेहूं का उत्पादन मान के चलिए 50 कुंटल का होता था, वहां आपका घटकर 30 कुंटल हो गया। तो इसका मतलब है बाजार में गेहूं की कीमत जो है वो अब हाई होनी है। तो ये जो हाई हुई कीमत और दाल की कीमत जो लो हुई, केवल इससे हुई कि गेहूं के जो किसान थे वो दाल का उत्पादन करने लग गए। मतलब फसल से फसल में अंतर संबंध देखा जा रहा है, दोनों फसलों के बीच में एक संबंधता देखी जा रही है। एक मतलब ये देखा जा रहा है कि एक फसल का प्रभाव दूसरी फसल पे कैसे प्रभावित हो रही है। तो उस कंडीशन में आप उसको अंतर फसली संबंध कह सकते हैं कि अगर एक फसल को कम कर दिया जाए और दूसरी फसल को कर दिया जाए, तो क्या ऐसा नहीं है कि गेहूं का मूल्य अगर ज्यादा जा रहा है तो दाल का कम हो रहा है, या दाल करने लग जाइए तो दाल मान चलिए जिस क्षेत्र में होती है और वो सोचे कि हम तो सोयाबीन की खेती करेंगे, तो सोयाबीन का मूल्य तो कम कर लेंगे, मगर वो जो दाल कर रहे थे उसका कीमत हाई हो जाएगा। तो इन दोनों की जो संबंधता है उसे आप अंतर फसली संबंध कह सकते हैं। तो ये 5 कारक जो मेन फैक्टर जो है मैंने आपको बताए। पहले मैं आपको मांग और आपूर्ति बताई, दूसरी कंडीशन में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतें बताई, तीसरी कंडीशन में मैंने आपको किसान की उत्पादन लागत, और चौथी मैं आपको बताया कि उपभोक्ता पर कीमत का क्या प्रभाव हो सकता है, और 5वीं कारक के रूप में आपको अंतर फसली संबंध के बारे में जानकारी मिली। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बात आती है, यहां तक आ चुके हैं सर हम कारक तक। अब बात आती है पद्धति की। पद्धति मैंने 1 2 3 4 लिख रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक मिटा दो। चलिए कारक मिटा दीजिए सर। इसी को ऊपर ले जाऊं। चलिए ऐसे कर दो। बात आती है कि गणना एवं पद्धति। तो गणना में जिस पद्धति का इस्तेमाल करती है, तो भारत के पास या भारत सरकार के पास 4 पद्धतियां काम करती हैं, जिसको पहले को A2, दूसरे को मान के चलिए A2 प्लस FL, और तीसरे को C2 और C3 का नाम दिया जाता है। चलिए A2 ऐसी कौन सी चीज है जिसे A2 कह रहे हो आप, उसको मतलब क्या क्या ऐसे तत्व हैं, कैसे कौन कौन से ऐसे उत्पादनकारी हमारे पास खर्चे हैं जिनको शामिल कर रही है। तो इसमें देखा जाए A2 वाले में, तो इसमें वो खर्चे शामिल किए जाते हैं जो किसान के द्वारा नगद भुगतान के रूप में बहन किए जाते हैं। इसका मतलब आया कि ऐसे खर्चे शामिल कर रही है A2 वाला जो पद्धति अगर इस्तेमाल होती है, तो सरकार आपकी जो फसल की MSP अगर निश्चित करेगी, उस फसल निश्चितता के लिए अगर A2 ग्रेड A2 पद्धति का इस्तेमाल करती है, तो इसका मतलब उन्हीं खर्चों को, उस फसल के लिए उन्हीं खर्चों को शामिल करेगी जिसमें मान के चलिए आपने नगद कैश पेमेंट कर रखा है। इसका मतलब वो बीज में हो सकता है, उर्वरक में हो सकता है, आपका बीज हो सकता है, मान के चलिए आप कोई खाद लेने गए, खाद में हो सकता है, चलिए खाद में हो सकता है, और बाकी जो जुताई हो सकती है उसको आप कैश पेमेंट कर रहे हो बस। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई A2 प्लस FL। चलिए A2 प्लस FL में ऐसा कौन सी चीज कारक जोड़ दी गई, इसका मतलब A2 तो है ही, नगद जो किसान दे रहा है वो तो है ही हमारे खर्चे की बात, मगर FL अगर जोड़ दिया गया, तो FL का मतलब यहाँ पे माना जाता है जिसको फैमिली लेबर के नाम से जाना जा रहा है। फैमिली लेबर का मतलब है कि आप जो उसमें श्रम कर रहे हैं, आपके घर के परिवार के सदस्य,
जिसको मैंने पहले भी बोला था, प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत एक अतिरिक्त अतिरिक्त श्रमिक जो लगे रहते हैं उसका एक जो लेबर आ रहा है उसको जोड़कर ये सरकार ऐसा मानती है कि ये खर्चा भी किसान के द्वारा जोड़ा जाना, मतलब किसान को खर्च किया जाता है, किसान उसकी मजदूरी मिले, मान चलिए उसने 3 दिन काम किया तो 3 दिन का उसको खर्चा मिलना चाहिए, मतलब यानी कि मजदूरी के रूप में अगर देखा जाए तो 200 रुपये मजदूरी के हिसाब से 600 रुपये जोड़ना चाहिए। तो ये फैमिली लेबर जो होती है वो उसको काउंट कर रही है। चलिए C2 कौन सी हो सकती है? तो C2 की बात की जाए तो C2 का अर्थ होता है दृश्य लागत और अदृश्य लागत के दोनों को जोड़ के। तो C2 में अगर कंडीशन देखी जाए दृश्य लागत में उन सभी लागतों का प्रयोग किया जाता है जो A2 में मैंने आपको बता रखी है कि नगद कैश पेमेंट के रूप में अगर आपने किसी को दे रखा है तो वो नगद राशि के रूप में आपने खर्च करी है, यानी कि वो प्रत्यक्ष खर्चे थे आपके जो दिखाई दिए आपको। अप्रत्यक्ष खर्चे कौन से हो सकते हैं? तो अप्रत्यक्ष कह लीजिए या अदृश्य कह लीजिए, अदृश्य लागत कह लीजिए। तो अदृश्य लागत में पहली कंडीशन है भूमि प्रबंधन लागत। मैं एक बार इसको कर दूं, ये वाले मिटा सकता हूं मैं। A2 जिसमें नगद कैश पेमेंट के रूप में किसान दे रहा है, A2 प्लस FL जो नगद कैश पेमेंट में तो दे रहा है मगर उसमें फैमिली लेबर भी जोड़ी जा रही है। ये दो आप शायद वाकिफ हो गए चुके, इसको मैं मिटा देता हूं सर। तीसरा क्या आया? C2। चलिए C2 का मतलब मैंने आपको जैसा बताया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, यानी कि दृश्य एवं अदृश्य दोनों लागतें अगर जोड़ी जाएं तो उस कंडीशन में हम उसको C2 पद्धति के अंतर्गत रखते हैं। और C2 पद्धति का मतलब है प्रत्यक्ष में जो A2 और A2 वाले में तो जो आप नगद कैश पेमेंट कर रहे हैं वो वाली चीज आ गई, बीज के लिए, उर्वरक के लिए, जुताई के लिए, ट्रैक्टर वाले को दिए, सिंचाई के लिए पैसे दिए आपने, ये चीजें जो आपकी कैश पेमेंट वाली होगी। अदृश्य लागत कौन सी हो सकती है? तो मैंने पहला आपको बताया भूमि प्रबंधन लागत। एक तो होती है दृश्य, एक होती है अदृश्य। अदृश्य लागत, दृश्य लागत की जैसे कि मैंने आपको बताया A2 वाली जो कंडीशन है जिसमें कैश पेमेंट आपने कर रखा है, कैश पेमेंट कर रखा है, वो सारी चीजें, वो सारे खर्चे जो हैं वो आपके दृश्य लागत में आते हैं। इसमें देखा जाए अदृश्य लागत में तो भूमि की प्रबंधनकारी जितने भी खर्चे हैं लागत मान लीजिए उसको। दूसरा खर्चा इसमें बांध सकते हैं आप, जो बैंक से आप एक मतलब लोन लेते हैं, जो खर्चा लेते हैं, एक फसली बीमा जो होता है फसल के लिए जो कर्ज लेते हैं उस खर्च को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दूसरा पॉइंट होता है किसान किसी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अगर किसी बैंक से या किसी से ऋण लेता है तो उसको फिर आप इसके अंतर्गत रखते हैं। चलिए दूसरा मैंने आपको बताया कि किसी कर्जे से परिसंपत्ति का निर्माण होता है तो ये खर्चा इसमें जोड़ा जाएगा। तीसरा मान के चलिए श्रम लागत। ये एक वर्ड आया था मैंने FL, जिसको आपको A2 प्लस FL वाले में बोला था उसको फैमिली लेबर बोला गया, मगर यहाँ श्रम लागत जो बोली जा रही है वो दोनों तरह की श्रम लागत होगी। इसमें फैमिली मतलब यानी कि आंतरिक और बाह्य, यानी कि घरेलू श्रम और जो आपने किराए पे श्रमिक ले रखे थे वो जो भी जोड़ी जाएगी। तो इसका मतलब आया कि इसमें आंतरिक यानी कि आपकी घरेलू और बाह्य श्रमिक जो पेड कर रखा है आपने, इसको किसी की क्या बोलते हैं उसको गांव में, एक तरीके से मतलब आपने मतलब एक दिन का किराया उसको खर्चा देके और उसको अपने यहाँ काम कराना, वो वाली चीज है। तो 5 दिन आपने काम कराया, 5 दिन के उसने पैसे दिए और सरकार के दिमाग में ये चीज है कि ये अब खुद घरेलू लेबर के अलावा भी बाहर के श्रमिक इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो उस कंडीशन में श्रम लागत जो है वो बाहर की भी हो सके उसको भी जोड़ा जाए। तो इस कंडीशन में अदृश्य लागत में C2 पद्धति में इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है। एक और रह गया पट्टे पर दी गई संपत्ति। चौथी कंडीशन हुआ इसकी पट्टे पर दी गई संपत्ति। इसका मतलब जो पट्टा दिया गया है वो वाली रकम। तो इसका मतलब है पट्टे पर जो आपने 5,000, 5,500, 3,000 जो भी आपकी तय हुई हो, हालांकि इसके लिए भी एक अधिनियम काम करता है कि एग्रीमेंट के तौर पे आप ये कह सकते हैं, उसमें बड़ी बंदिशें होती हैं।
आगे चल के मैं शायद कभी कृषि भूमि में सुधार वगैरह या जमींदारी उन्मूलन जैसी चीज़ें पढ़ाई तो मैं उसमें आपको एक चर्चा करूंगा इस अधिनियम की, कि उसमें अगर आप किसी का खेत पट्टे पे लेते हैं और फिर मालिक अगर बेचना चाहता है तो पट्टेदार उसको खरीदने के लिए कब अपने आप को कह सकता है कि सर मैं ही ले सकता हूँ, आप दूसरे को नहीं बेच सकते हैं। या अगर किसान देने वाला जो किसान है जो खुद कृषि नहीं करता है और वो किसी को पट्टे पर अपनी कृषि देता है, अगर वो कृषि मान के चलिए कृषि उससे छुड़ाना चाहता है, वो कहता है सर मैं आपको खेत नहीं देना चाहता हूँ, अब मैं 9 साल से आप खेत कर रहे हैं, मैं इस साल आपको खेत नहीं देना चाह रहा हूँ, तो उस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि जो 10वीं साल में अगर वो खेत लेना चाहता है उसकी शर्त क्या होगी। ऐसा तो नहीं है तो वो इससे छुड़ा के और दूसरे को दे दे, ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब उसमें भी एक प्रावधान है कि आप उससे ले रहे हैं तो उसमें 2 चीजें कंडीशन होनी चाहिए कि मैं अपनी खेती के लिए ले रहा हूँ, मैं उसमें खुद काम करूंगा अपनी फैमिली को लेकर, इसलिए मैं इनको खेत नहीं देना चाह रहा हूँ। उस कंडीशन में इनको उनका खेत छोड़ना पड़ेगा और उनको अपना खेत मिलेगा, फिर वो चाहे जिसको बेच सकते हैं। अगर बेचने की कंडीशन अगर करारबद्धता में आती है, उस अधिनियम के तहत होते हैं, तो फिर खेत का जो बेचने की पहली प्रायोरिटी होगी वो करारबद्ध जो आपका खातेदारक है, सहकृषक है, सहकृषक तो नहीं कह सकता उसको, एक तरीके से उसके अंतर्गत मान के चलिए आपने उससे करार कर रखा है, करार वाला जो श्रमिक है उसको देनी पड़ेगी। तो ये 4 कंडीशन अदृश्य लागत में आई और उसमें दृश्य लागत एवं अदृश्य लागत दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो C2 पद्धति काम करती है। चलिए, जब C2 पद्धति वाली ये कंडीशन है तो C3 क्या है, कंडीशन C3 भी आप देख लीजिए, उसके बाद एक सीरियल बनेगा। बाद में ऐसा माना गया कि हनुमंतराव एक समिति गठित की गई, हनुमंतराव समिति के गठन में C3 पद्धति को इस्तेमाल करने के लिए सिफारिशें भारत सरकार से की गई। C3 पद्धति का मतलब था कि C2 पद्धति जो आ रही थी उसमें जो भूमि की प्रबंधनकारी खर्चे थे उसको अगर 10% बढ़ा दिया जाए, जो उसके भूमि के प्रबंधन में खर्चा आता है 1 एकड़ में या 1 बीघे में, उसको अगर 10% जैसे 100 रुपये आ रहा है 110 रुपये कर दीजिए। वो C2 पद्धति का 10% प्रबंधनकारी जो भूमि के प्रबंधनकारी खर्चा है उसमें 10% अगर वृद्धि कर दी जाए तो वो पद्धति फिर C3 पद्धति कहलाएगी। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया मेरे दिमाग से। अब कंडीशन देखी जाए तीनों पद्धतियों की, ये तीनों पद्धति आप समझ चुके हैं, C2 और C3 भी। तो इसका मतलब है अगर इनका आप देखा जाए तो पहले तो आप कैश पेमेंट कर रहे थे, तो इसका मतलब ये वाला जो गोला था A2 वाला, ये आपका खर्चे का था, ये कम किससे था A2 प्लस FL, क्योंकि वो ज्यादा रकम होगी, फैमिली लेबर भी जोड़ दी ना तो वो वाली रकम ज्यादा रहेगी और ये वाली कम रहेगी A2 वाली कैश पेमेंट वाली। तो इसका मतलब आया A2 प्लस FL। अगर ये वाला गोला देखा जाए तो ये वाला गोला इससे ज्यादा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब तीसरी कंडीशन देखी जाए, A2 प्लस FL जो फैमिली लेबर जोड़ी गई, और फैमिली लेबर में भी अप्रत्यक्ष जो बाह्य रूप से श्रमिक लिए गए आपने हायर किए वो भी जोड़ ली गई। तो इसका मतलब कह सकते हैं आपका इसका दायरा बड़ा होगा। मान चलिए फैमिली लेबर का ही खर्चा जोड़ रहे थे, अब बाहर से जो श्रमिक लिया उसको भी जोड़ रहे हैं, उसका खर्चा भी इसमें शामिल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक दायरा बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन है दृश्य लागतें जो कैश पेमेंट में A2 प्लस A2 वाले में दी गई थी, इसके बाद अदृश्य लागतें भी इसमें जोड़ी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि C2 पद्धति जो होगी वो A2 FL से ज्यादा होगी। C2 वाली जो एक कीमत होगी वो A2 प्लस FL से ज्यादा होगी। चलिए, C2 में जैसा कि आपने देखा कि भूमि की प्रबंधनकारी जो खर्चा था उसको 10% अगर वृद्धि कर दी जाए तो C3 पद्धति को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि 10% ज्यादा ही अंश इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब C3 पद्धति जो होगी वो C2 से ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि एक ये कम है इससे और ये इससे और ये इससे, इसका मतलब ये वाला क्रम जो है वो ऐसे इधर से देखेंगे तो आप अवरोही हो जाएगा, आरोही हो जाएगा, ये छोटा फिर इससे भी बड़ा फिर इससे भी बड़ा फिर उससे भी बड़ा। उधर से देखेंगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा कि पहले सबसे ज्यादा फिर उससे भी कम फिर उससे भी कम फिर उससे भी कम। अब बात इस चीज पे आती है कि सरकार जो है, सरकार इसमें किस पद्धति का इस्तेमाल करती है। तो सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार हनुमंतराव समिति की नजर से 2006 में एक सिफारिश की थी कि C3 वाली पद्धति को इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि C2 पद्धति में 10% अगर भूमि की प्रबंधनकारी कीमत को अगर खर्चे को अगर बढ़ा दिया जाए तो C3 पद्धति को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो C3 पद्धति वाली चीज को तो नजरअंदाज कर दिया गया। अब कंडीशन आई, दूसरी एक समिति बनी जिसका नाम M.S. स्वामीनाथन, जो राष्ट्रीय किसान आयोग जिसके अध्यक्ष रहे,
उनके तत्वावधान में या मान लीजिए उनके संरक्षण में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी काम कर रही थी और उस कमेटी ने ये सिफारिशें की कि जो किसान है उसकी 50% वृद्धि, जो मतलब यानी कि आपकी उत्पादन लागत अगर गेहूं बाजरा जो भी 22 फसलें हैं उसमें आपकी उत्पादन लागत जो आ रही है उससे 50% अगर वृद्धि करके आपको एमएसपी निश्चित की जानी चाहिए। चलिए, एक सलाह दी इन्होंने। सलाह के बाद कंडीशन में जिसने किसानों को उचित एवं लाभकारी कीमतें प्राप्त करने के लिए एक सिफारिश मान लीजिए, अनुशंसा मान लीजिए, एक संस्तुति मान लीजिए, एक मान के चलिए क्या बोलूं तरीके से सिफारिश ही कह लीजिए। चलिए, अब कंडीशन आई कि डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश पर 2018-19 कमेटी कब बनी है? 2006। उसके बाद स्वामीनाथन कमेटी बनी है। स्वामीनाथन कमेटी कह रही है कि ऐसा करिए आप, जब उसकी जो उत्पादन लागत किसी फसल की आ रही है उसमें 50% वृद्धि कर दीजिए और वृद्धि के बाद की कंडीशन ये रहेगी कि आप उसमें 1600 अगर खर्चा है तो आप उसको 2400 देंगे, आप 1000 खर्चा है तो उसको 1500 देंगे। इसका मतलब 50% वृद्धि के साथ में आप उसको एमएसपी देंगे। ये बाध्यकारी प्रवृत्ति में सिफारिश कर दी। ये कंडीशन 50% वाली जो थी वो कब लागू हुई? तो 2018-19 में 2018-19 में एमएस स्वामीनाथन की सिफारिश पर एक मतलब विमर्श किया गया, इसको सोचा गया 1.5 गुनी कीमत पे ये वृद्धि जो है सरकारी पद्धति की बात की गई। अच्छा, ये बात 2006 में हनुमंतराव समिति ने भी की थी C3 पद्धति को लेके। C3 पद्धति की अगर बात की जाए, C2 प्लस 10% प्रबंधनकारी जो खर्चा था उसको बढ़ा के, तो उस कंडीशन में C3 की बात की थी। अच्छा, एमएस स्वामीनाथन ने इसमें लोचा क्या किया कि जो सरकार यूज करती रही है उस कंडीशन को कहते हैं A2+FL को। A2+FL को सरकार जो है यूज करती है आज की कंडीशन में एमएसपी देने के लिए। और C2 और C3 इसकी सिफारिशें की गई। इससे एमएस स्वामीनाथन ने की कि 50% उसको उत्पादन लागत से ज्यादा देना चाहिए। अब यहाँ लोचा क्या कंडीशन में आ गया? लोचा मान के चलिए आया, किसी फसल ले लीजिए, आप गेहूं ले लीजिए, सपोज करिए गेहूं में ये वाली C2 थी और ये A2+FL लागत थी। चलिए, यहाँ बड़ा लोचा था। जो एमएस स्वामीनाथन ने सिफारिश करी 1.5 गुनी कीमत देने के लिए, वो इसकी सिफारिश करी थी। समझ पाए? C2 जो लागत थी, C2 का मतलब था जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष बाहर की लेबर भी जोड़ दी जाए और उसमें अदृश्य लागतें जो थी वो भी जोड़ दी जाए, तब जाके आपको C2 मिल रही थी। A2FL में तो केवल फैमिली लेबर जुड़ रही थी, तो फैमिली लेबर अब C2 इज ग्रेटर देन A2+FL। तो इस कंडीशन में जैसा कि इसीलिए मैंने आपको ये ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगा के दिखाया था, ये वाली कीमत जो होगी वो इससे ज्यादा थी। इस कंडीशन में देखा जाए तो A2 अगर 40 रुपए अगर आपका गेहूं मान के चलिए आ रहा है और C2 क्या कह रहा है? C2 में अदृश्य लागतें भी जोड़ी थी ना, तो अदृश्य लागतों को जोड़ने के बाद इसकी कीमत आई 60 रुपए। बहुत जायज सी बात है। उसने कहा, सरकार ने कहा कि ऐसा है, इन्होंने सिफारिशें जो 1.5 गुने कीमत की है उसको हम मान लेते हैं। चलिए, सब मान लीजिए आप। तो मानने के बाद 1.5 गुनी कीमत 2018-19 में एमएसपी के क्षेत्र में इन दोनों की कंडीशन देखी जाए 1.5 गुनी कीमत में। 60 का 1.5 गुना देखेंगे तो आप 90 हो गया और 40 का जब 1.5 गुना देखेंगे तो आप 60 रुपए हो गया। बहुत प्यारी कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। तो 60 रुपए उसको C2 में मिलना चाह रहा था, 40 रुपए उसको A2FL में मिलना चाह रहा था। सरकार जो घटना कर रही है C2 A2+FL की कर रही है, A2+FL पद्धति से कर रही है। समितियों की गुजारिश सिफारिश ये है कि C2 पद्धति को इस्तेमाल किया जाए और कहिए तो C3 को इस्तेमाल किया जाए। ये हनुमंतराव ने अपनी सिफारिश पेश की थी कि C3 मतलब C2 में भी 10% वृद्धि करने के बाद इसको सिफारिश मतलब लागू किया जाए। 60 रुपए का अगर 90 रुपए होता है, इधर 40 रुपए का मान इसलिए 1.5 गुना 60 रुपए होता है, तो सरकार ने क्या किया कि 1.5 गुने का हमने वचन दे रखा ना, हमने तो मान लिया इसकी सिफारिश, तो हम 1.5 गुनी कीमत कर देते हैं। तो इस कीमत में न करके इस कीमत में उसने 1.5 गुनी अपनी जो एक संस्तुति थी वो मान ली। इसका 1.5 गुना अगर किया जाए तो 60 रुपए। अच्छा, 60 रुपए तो उसको अगर आप A2+FL अगर ना देने की बजाय अगर आप C2 ही कर देते, केवल 1.5 गुनी कीमत देने का वादा ना करते, तो आपको 60 रुपए मिल रही होती। तो इसका मतलब है आप इसके धोखे में 60 रुपए A2+FL की बजाय C2 न देने की बजाय आपने उसको 1.5 गुने कीमत देने की एक लालच दिखाने की वजह से या उसको झूठा विश्वास देने की एक मंशा से इसमें 1.5 गुनी कीमत का एक इजाफा किया और ये कीमत आके 60 रुपए बन गई। तो ये जो C2 वाली कीमत थी इससे मैच कर रही थी ये वाली कंडीशन। तो उस कंडीशन में ऐसा माना गया कि सरकार ने हमारे साथ एक धोखा किया है
और उस धोखे की कंडीशन के बाद इसके लाभ एमएसपी के और एमएसपी की हानियां, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, 2 समितियां आपने हनुमंत राव और ये MS स्वामीनाथन देखी नहीं, कल रामचंद्र समिति हो सकती है, उसकी सिफारिश से देखते हैं। उसके बाद की कंडीशन पूरा देखा जाए तो बाजार आश्वासन योजना चलेगी, उसके बाद मूल्य कमी खरीद स्कीम चलेगी, निजी खरीद भंडारण स्कीम, ऐसी चीजों पर कल चर्चा होगी। और दूसरे पक्ष में इसकी दूसरी क्लास के रूप में मैं एमएसपी के लाभ, हानि और मौलिक सुझाव, इसके साथ मैं इस कक्षा को समाप्त करूंगा। तो अगली कक्षा जो होती है फिर मिलता हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। वैसे आप बड़े मेरा सहयोग कर रहे हैं कि 350 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं इस टाइम, 325 शायद मुझे लग रहा देखे थे मैंने कल। आप लोग नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपकी राय ये, आपको नहीं अच्छा लगता है शायद कि हम किसी को बढ़ाएं। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे पिता ने एक बात कही थी कि देने वाली कंडीशन में होना चाहिए इंसान। कोई जरूरी नहीं है कि पैसा दें आप मुझे जब भी मैं बढ़ूंगा, या जब भी आप, देने वाला हमेशा महान होता है। तो मैं आपको अगर पैसा, आप मुझे पैसा नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते, तो कम से कम एक सहयोग कर सकते हैं आप। तो उस कंडीशन में अगर आपकी इच्छा, अगर आपका दिल पसीज है, आपको जरा सी मतलब एक मेहनत पे थोड़ा सा ये लगे कि नहीं बच्चा मेहनत करता है या भाई मेरा दोस्त मेहनत करता है, तो आप छोटा सा एक सब्सक्राइब करिए यार, कम से कम मुझे भी एक साथ में संतुष्टि मिला करे। तो आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कल मिलता हूँ सर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।